सो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में लाइट रिएक्शन के बाद सबसे पहले जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन दिया होता है, जो डायग्राम है जिसे समझने में यूजुअली कॉम्प्लेक्सिटी होती है लोगों को, क्योंकि इसमें जो रिडॉक्स पोटेंशियल कहाँ है, एनर्जी कहाँ है, ये सब समझ नहीं आता। ये हम समझते हैं इसको इजी शॉर्ट ट्रिक से नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। कॉन्सेप्ट से सीखी हुई चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन होती है। ट्रिक को फिर याद करने के लिए भी हमें ट्रिक चाहिए होता है, तो बहुत ईजी है, समझते हैं। तो ये जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होता है कहाँ, ग्रैना में होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रैना में। ग्रैना में जो रिएक्शन होता है, इसमें जब हम फॉस्फोराइजेशन करते हैं उसे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्योंकि देखो इसमें कहीं साइकिल नहीं दिख रही है ना, कोई चीज़ जा रहा है तो लौट के वापस नहीं आ रहा है। और एक दूसरी जो हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है फिर वापस आ जाता है, तो उसमें उसे साइक्लिक बोलते हैं। फिर अभी नॉन साइक्लिक को समझते हैं। नॉन साइक्लिक को समझने के सबसे पहले समझेंगे दो तरह के हमारे पास फोटो सिस्टम होते हैं। ये है फोटो सिस्टम 2 और ये है फोटो सिस्टम 1। अब समझेंगे डिफरेंस क्या है, तो ईजिली समझो। फोटो सिस्टम 2 जो था वो, इसकी जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है, लाइट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है हर एक पिगमेंट की, तो इसकी लाइट कैप्चर करने की कैपेबिलिटी सबसे हाईएस्ट कहाँ होती है, 680 नैनोमीटर में, और इसकी 700 नैनोमीटर में। तो इसका नाम PS1 होना चाहिए ना, क्योंकि पहले ये आ रहा बाद में नहीं। NCERT की बुक बोलती है कि ये दोनों का नाम जो है वो बस ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब इनकी डिस्कवरी ऐसे हुई थी। पहले एक फंक्शन PS2 करता है, बाद में PS1 करता है। पर इनकी डिस्कवरी जब हुई तो पहले PS1 डिस्कवर हुआ, बाद में जाके PS2 डिस्कवर हुआ। इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अगर हम देखते होता क्या है यूजुअली, तो ये ग्राफ है ना कि एक डायग्राम है। तो ग्राफ को पोटेंशियल और एनर्जी पे बेस्ड है, पर NCERT इसको लिखती तो है अपने थियोरी में, पर डायग्राम में बताती नहीं, जिससे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके वाई एक्सिस पर एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर रेडॉक्स पोटेंशियल है। एनर्जी है, रेडॉक्स पोटेंशियल है। नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे एनर्जी घटेगी। इधर से इधर जाएंगे रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, ये PS2 है। सबसे पहले ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सन से लाइट आई, लाइट कितनी, इतने के लगभग आनी चाहिए। 680 नैनोमीटर की आएगी तो इस पर गिरेगी, और 700 नैनोमीटर की आएगी तो ये अब्जॉर्प्शन करेगा। तो 680 क्या है, इसके ऊपर गिरी। जैसे इसके ऊपर गिरी, इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड होंगे, क्योंकि लाइट पड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने समझा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और ये दौड़ते 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 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये लेने के बाद ये इसे ETS में भेजेगा। ETS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसे हम कहाँ देखेंगे, तो जब इसके बाद एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आएगा, और उसके बाद हम ETS के भी डायग्राम को इस तरह डिकोड करेंगे। तो यहाँ ETS हम समझेंगे। ETS में जाने के बाद वो फिर निकलता है इलेक्ट्रॉन, और कहाँ जाता है, PS1 में। कहाँ जाता है, PS1 में। तो क्या हुआ, PS2 पे लाइट आई, हिट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास गया, वहाँ से फिर वो ETS में गया। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 से ETS में गया तो उसने एक फॉस्फोराइजेशन किया और एक ATP का फॉर्मेशन किया। एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, फिर वो कहाँ गया, ETS में गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल में। फिर वहाँ से वो ट्रैवल करते करते PS1 में गया। PS1 में जब इलेक्ट्रॉन था, वो फिर ट्रैवल करते करते सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। जब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया तो क्या हुआ, वो NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर दिया, और इसका फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो, जब हम देखो हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक बार और समझते हैं। सबसे पहले लाइट हिट की PS2 को, PS2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। उसको एक्सेप्ट किसने किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 ने। फिर वो कहाँ गया, ETS में गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ETS के बीच में एक ATP का फॉर्मेशन हुआ। ETS के बाद जो इलेक्ट्रॉन था वो PS1, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों को बोलते हैं, जो PS1 और PS2 का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें गया। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 में गया, और उसने NADP को वो लेके NADPH में कन्वर्ट कर दिया। अगर देखेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पे कौन सा मोशन होगा, अपहिल। अपहिल में क्या होती है, ATP का खर्च होता है। क्या होता है, ATP यूज होता है। फिर ऊपर से जब नीचे आ रहे तो क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। तो कहाँ यहाँ पे ATP का खर्च नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनहिल बोलेंगे।
फिर जब हम डाउन हिल से ऊपर जा रहे हैं तो फिर क्या हो गया, अप हिल, क्योंकि हम एनर्जी के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अप हिल, डाउन हिल, अप हिल। अगर हम इसको ध्यान से इसको जेड पोटेंशियल के रिस्पेक्टिव में एनर्जी के देखें तो हमें दिखेगा कि ये जेड बनता हुआ, जेड बनता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। और फिर एक और बात नोटिस करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इसका इलेक्ट्रॉन आया। क्या इसका कोई अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, बिल्कुल नहीं। इसका अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, बिल्कुल नहीं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्या इसका अपना इलेक्ट्रॉन खर्चा हुआ, नहीं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ से आया। क्या इसका इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, बिल्कुल खर्च हुआ। तो इसको अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, खुद के अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो उसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। वो क्या करेगा, वाटर जो हमारे सेल में प्रेजेंट रहेगा उसको तोड़ेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने अंदर फुलफिल करेगा। ये मार्क कर लेना, 2 वाटर से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन जो बनेगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, हम बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। किससे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या बनता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। तो मैं समझ में आ गया, हमने सब कुछ समझ लिया। अगर हम अब आगे देखते हैं, एक बार कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इसमें 2 चीज़ हमने यहाँ पे PS2 के बगल में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लिखा है। तो यूजुअली होता क्या है कि हमारे पास एक सेंट्रल सेल होता है, इसे हम LHC बोलते हैं। एक सेंट्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम LHC बोलते हैं, और बाहर में कुछ सेल होते हैं जिसे हम लोग एंटीने बोलते हैं, एंटीने बोलते हैं। ठीक है, एंटीने के अंदर LHC में कौन होते हैं, क्लोरोफिल ए होते हैं। क्लोरोफिल क्यों होते हैं, क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीफ पिगमेंट होता है। चीफ पिगमेंट मतलब मेनली इसी का फंक्शन होता है, क्या करने का, फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम रोल करने का। पर एंटीने में क्या होते हैं, एंटीने में बाकी बचे हुए हो गए क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सब होते हैं। एंटीने के काम क्या होता है, अब मान लो कि यहाँ पे मैंने एक छोटे छोटे सेल रख दिए, ठीक है, ठीक है, एंड बीच में एक बड़ा सा सेल रख दिया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और एक जगह बस इसको रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने सडनली से लाइट गिराया, हमने लाइट गिराया, तो क्या होगा, इसकी लाइट को बाकी ये सेल भी अब्जॉर्व कर करके फिर इसको देंगे। तो जब ये ट्रांसफर होगा बार बार एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो क्या होगा, उसकी हीट कम होगी और इसको जो मिलेगा वो सूटेबल टेम्परेचर का मिलेगा। पर जब ऐसा एक अकेला सेल, उसके बाहर कोई भी सेल नहीं, जब इस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इसका सेल जल सकता है ना। जिसे जलने को हम लोग बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन। जब एक्सेस एनर्जी की लाइट किसी भी सेल पे पड़ती है और सेल जो है उस लाइट की वजह से क्या हो जाता है, फोटो ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो इसीलिए सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीने का यूज़ करते हैं। आप समझते हैं, तो हमने यहाँ पे जो LHC लिखा है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए है, और एंटीने में क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, ये सब होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।